नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा, साथी सहयोगी प्रेम सिंह सैनी के साथ, और आप देख रहे हैं बिंदास बात। आज हमारे साथ बैर कस्बे की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 2010 में सीधे जनता के द्वारा जो चुनाव हुआ था नगर पालिकाओं का, वो जीता और उसके बाद आरएलपी के टिकट पर विधायक का चुनाव भी लड़ा। जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले, जमीनी राजनीति से जुड़े हुए पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार जी, सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं क्षेत्र के सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मेरी ओर से सभी को प्रणाम। सर, वर्ष 2010 में प्रदेश में गहलोत साहब की सरकार थी। पहली बार नगर निकाय के चुनाव सीधे जनता द्वारा करवाए जाते हैं। आप भी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। समस्या यह थी कि ना तो आप कस्बे को जानते थे, ना कस्बा आपको। कैसे मैनेज किया आपने? देखिए नीरज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 का जो डायरेक्ट चुनाव था जनता द्वारा था, और मैं जब चुनाव में आया तब मुझे ये हकीकत बात है कि कस्बे के बहुत कम लोग जानते थे। उस वक्त मैं सेशन कोर्ट जयपुर में वकालत का काम करता था, लेकिन जब डायरेक्ट चुनाव आया तो एक घटना मेरे साथ ऐसी थी जिसने मुझे प्रेरित किया जी। और उसके माध्यम से ही एक मेरे चाचा जी थे जो अब है नहीं, रघुवीर जी टेंट वाले, उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके चुनाव लड़ने के लिए कहा और मैंने यहाँ के चुनाव में जनता से जो वायदा किया था उसको पूरी तरह निभाया था। इसलिए मैंने जब चुनाव में उतरा था तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डोर टू डोर पूरे कस्बे में प्रचार के लिए जाता था और केवल अकेला ही व्यक्ति जाता था। मैं कभी मेरे पापा जी को, कभी मेरे चाचा जी को साथ रखता था, इसके अलावा मैं किसी को भी साथ नहीं लेता था। और मैंने कस्बे के डोर टू डोर हर घर पर लगभग 3-4 बार हर घर को टच किया और उनसे मैंने वायदा किया था कि मैं, अगर आप मुझे लाते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहीं पर रह करके और आपकी ईमानदारी से सेवा करूँगा। अच्छा, विचार कैसे आया राजनीति में आने का? चलो वो तो हो गया कि चाचा जी ने आपको बुलाया, आप वकालत कर रहे थे, अच्छी वकालत जयपुर में चल रही थी, फिर कैसे विचार आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव का विचार मैं आपको बताना चाहूँगा नीरज जी, जिस वक्त मैं सेशन कोर्ट में वकालत करता था, मेरे बॉस थे नमीश निगोतिया जी, मैं उनके अंडर में काम करता था। तब उन्हीं के एक क्लाइंट्स थे बजरंग बाबू जी, बजरंग लाल कुमावत था उनका पूरा नाम, और वो बजरंग लाल कुमावत जी मेरे बॉस के क्लाइंट्स थे। उनके बच्चे का 138 का केस चल रहा था, तो उसकी तारीख लेने के लिए वो ही आते थे। तो बॉस ने मुझे कहा था कि सुनील ध्यान रखना, ये मेरे गुरुजी हैं और कभी भी आपको इनसे पैसे नहीं लेने, अगर पैसे लगे भी तो खुद लगा देना और मेरे से ले लेना, इनसे पैसे नहीं लेने। तो वो गुरुजी अक्सर तारीख में आते थे तो मैं ही उनको मिलता था। बॉस कभी हाई कोर्ट में होते थे, कभी दूसरी कोर्टों में, तो मैं ही उनको तारीख दिलवाता था। तो खुदा न खास्ता एक दिन मैं और वो चैम्बर में बैठे हुए थे, तो उन बाबूजी ने मुझे कहा कि वकील साहब आप मुझे अपना हाथ दिखाओगे? तो मैंने बेमन से, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे बॉस थे, वो अक्सर उनके घर पे जाते रहते थे, हाथ दिखाते रहते थे, और उनके कोई बेबी नहीं था, इस चक्कर में वो उनके पास जाते रहते थे। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ये मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे तो मैं भी इनके घर चक्कर काटता रहूं और ये मेरे से पैसे ऐंठेंगे। मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कहा कि मैं आपसे कुछ ले थोड़ी रहा हूँ, आप तो केवल हाथ ही तो देख रहा हूँ, वकील साहब हाथ दिखाओ। मैंने उनको बेमन से अपना हाथ दिखाया, बेमन से हाथ दिखाया, तो उन्होंने हाथ को देख करके मुझे ये बोला कि वकील साहब आपका वकालत में कम और राजनीति में अच्छा भविष्य है। तो मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि यार मैं करता तो वकालत हूँ, मेरा राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उनकी बात को मैंने सुनकर ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद वो रेगुलर तारीख पर आते रहते थे। जब नेक्स्ट बार फिर आए हो तो उन्होंने मुझे 100 का नोट दिया। वो नोट भी शायद अभी भी मेरे पास है, मेरे पर्स में ही रखता हूँ मैं उस नोट को। और ये नोट उन्होंने मुझे 19/4/2008 को, मैंने उनका नाम भी लिख दिया कि देखिए आप बजरंग बाबू जी के नाम से 19/4/2008 तारीख भी डली हुई। हाँ, ये नोट दिया उन्होंने।
और ये नोट देकर मुझे ये कहा था उन्होंने कि वकील साहब ये नोट अपने पर्स में रखना, इसको खर्च मत करना। तो मैंने उनसे कहा कि बाबूजी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, बॉस ने मेरे से सख्त मना किया हुआ है कि आप इन बाबूजी से पैसे नहीं लेंगे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो मैं ये तारीख के पैसे नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अलग से दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम इसको पर्स में रखना, कभी भी खर्च मत करना और देखना तुम इस नोट का चमत्कार। तो मैंने उसी दिन ये तारीख डाल के उनका नाम डाल करके मेरे पर्स में रख लिया। तो उस टाइम पे आप जानते हैं नए नए वकील होते हैं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं पैसे घर से ले जाता था, आधे पर दे कुछ वहाँ से मिलते थे, बॉस देते थे, उनसे काम चलता था। लेकिन जब से ये नोट मिला मुझे तो वास्तव में मेरी वकालत बहुत अच्छी चलने लग गई और मैंने घर से पैसे लेना बंद कर दिया। तो इस बात से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना ये बाबूजी की बात में दम है। और उसी वक्त 2010 में डायरेक्ट चुनाव की सीट आ जाती है रिजर्व, और चुनाव आ जाते हैं तो मेरे चाचा जी मुझे यहाँ बुला लेते हैं कि यार चुनाव लड़ना है। तो मेरे दिमाग में वो भी बात आ गई, यार बाबूजी की बात कहीं सही हो तो एक बार भाग्य आजमाते हैं। तो मैं आया, मैंने अच्छी मेहनत की है डोर टू डोर। तो मुझे इस तरह से 2010 के चुनाव में कुल 13 कैंडिडेट थे, 11 कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई थी और मैं 1827 वोटों से पूर्व विधायक रेवती प्रसाद कोहली जी को हरा करके और यहाँ का चेयरमैन बना। एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसको कस्बा बिल्कुल नहीं जानता, पहली बार वो भी कस्बे से मिल रहा है, कस्बा भी उसे पहली बार देख रहा है, मिल रहा है, और वो 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के उम्मीदवारों को लगभग दोगुने वोटों से हराता है। कैसा था वो अनुभव, कैसा था? नहीं देखो नीरज जी, मैं बताना चाहूंगा कि लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। लोगों के दिल में ये बात थी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ चेयरमैन बनना चाहिए जो वास्तव में कुछ काम कर सके। और मैंने जब मैं डोर टू डोर गया तो लोगों को पूरी तरह आश्वस्त किया कि आप मेरे पे एक बार भरोसा करके देखिए, मैं ईमानदारी से काम करूंगा और इस नगर पालिका को वास्तव में इसके क्या कार्य है वो आपको करके दिखाऊंगा, एक बार मेरे पे भरोसा करिए। तो लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और एक तरफा वोटों से बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हुई थी। जो रेवती प्रसाद कोहली जी थे वो भी निर्दलीय और वो ही मेरे से हारे थे। तो ये पूरी जनता, पूरे कस्बे का ही नहीं, आसपास के जो ग्रामीण लोग थे जो वैर में आकर बैठते थे, उन्होंने भी लोगों को, हमारे वैर वालों को ये कहा कि वो सुनील नाम का लड़का है, पढ़ा लिखा है, वकील है, एक बार उसको मौका दो। तो लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया और मुझे बहुत भारी बहुमत से यहाँ का चेयरमैन बनवाया। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सीधा जो चुनाव है वो लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत करता है क्या? यस, ये बिल्कुल सही है। देखो डायरेक्ट चुनाव होता है, ये लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नगर पालिका वैर की स्थिति जब मैं सीट पर बैठा था 2010 में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। क्यों कि जब ये चुंगी समाप्त की थी तब इन लोगों से यहाँ पर पुनर्भरण की जो राशि थी उसके बारे में वो मांगे गए थे डाटा कि आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है। तो राजस्थान की लगभग 48 नगर पालिका ऐसी थी जिन्होंने जितने पैसों से उनकी आय होती थी उसी को बता दिया, और डीएलवी ने क्या किया कि उन्हीं पैसों से और उनके लिए जो राशि मिलती है तनख्वाहों की और विकास की उसको तय कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि कर्मचारी तो बढ़ते गए जी और तनख्वाहें बढ़ती गई और वहां से जो वहां से आमदनी सीमित हो गई। तो उन पर यह स्थिति हो गई कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम 72 लाख रुपए तो तनख्वाहों की पेंडेंसी थी मेरे टाइम पर। तो मैंने उस 72 लाख की पेंडेंसी को भी बहुत बखूबी तरीके से, मैं पहला चेयरमैन हूँ, आपको बताना चाहूंगा कि नगर पालिका में एक भी कर्मचारी की, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी वाला हो, चाहे परमानेंट हो, सारे कर्मचारियों की जो तनख्वाहें चुकाने वाला मैं पहला चेयरमैन था। मैंने हर व्यक्ति की तनख्वाह को चुकाने का काम किया इस नगर पालिका में, इसलिए लोग मुझे सम्मान करते हैं और मेरे पे भरोसा करते हैं। जी, कोई प्रमुख कार्य जो आपके द्वारा करवाया गया हो? देखिए नगर पालिका में मैं बताना चाहूंगा लोगों के लगभग 3 काम पड़ते हैं। पहला सफाई का, नहीं कस्बे के लिहाज से हाँ वही बता रहा हूं मैं आपको। 3 काम होते हैं, सफाई का, रोशनी का और सड़क नाली।
जी जी ये लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि ये काम हमारी नगर पालिका हमें करवाए। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, सफाई के मामले में मेरे टाइम पर स्थिति बहुत ही दयनीय थी, लेकिन इस सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए टोटल मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे पास 25 कर्मचारी थे उस टाइम, केवल 25 कर्मचारी और 2 ट्रैक्टर और पूरा कस्बा। अब आप लगाइए 25 कर्मचारियों से और 20 वार्ड थे। जी पहले, मेरे से पहले आपको बताना चाहूंगा कि सफाई व्यवस्था ये थी कि केवल और केवल नगर पालिका के कर्मचारी मार्केट में झाड़ू लगाते थे, इसके अलावा वार्डों में कहीं भी नहीं जाते थे। मैं पहला चेयरमैन था जिसने पूरे 20 वार्डों में कर्मचारियों को भेजने का काम किया, और लोगों को मेरे टाइम से ये पता लगा कि यार नगर पालिका से कर्मचारी भी आते हैं जो सफाई करते हैं। तो मैंने उस टाइम पर 20 व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी पे लगाया था डेली वेजेज पर, ताकि हर वार्ड में एक एक व्यक्ति उसको भेज सकूं, और जो पूरे कस्बे में थे वो 25 परमानेंट कर्मचारी थे उनको लगाया, और उन्हीं से सुबह में मॉनिटरिंग करता था। मैं खुद 7 दिन में 2 या 3 दिन सुबह मॉनिटरिंग करता था, मैं खुद जाकर देखता था, तब जाकर इस सफाई व्यवस्था को मैंने दुरुस्त किया था। आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अगर कोई काम करना है तो उसके लिए आप में ट्रिक भी होनी चाहिए। मेरी ट्रिक ये थी सफाई के प्रति, मैं लोगों को ये कह देता था कि आपकी देखो सुबह 4 घंटे की ड्यूटी है और शाम को 4 घंटे की, 8 घंटे हैं आपके पास, और आपके पास ये वार्ड है, इसमें सफाई करनी है। तो मेरी तरफ से आपको ये छूट है कि आप चाहे 8 घंटे में से 2 ही घंटे काम करो, लेकिन जो आपका वार्ड है ना वो बिल्कुल साफ मिलना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या करते थे, तो खुद तो आते थे, अपने साथ साथ अपनी घरवाली को ले आते थे कि जल्दी से काम करके ही तो आना है, करके हम फ्री हो जाएंगे जल्दी से, और मुझे मेरा काम हो जाता था सफाई का। तो इस तरह से मैंने सफाई व्यवस्था को मैनेज किया, और उसकी लोग तारीफ करते हैं। देखिए, दूसरा कार्य जो हमारे वेयर की रोड लाइट थी वो 15 साल से बंद पड़ी हुई थी। जब मैं चेयरमैन बना तब ये विकट समस्या थी कि रोड लाइट को किस तरह से चालू करवाया जाए। आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे नगर पालिका में तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, और बिजली बोर्ड हमसे 5 लाख रुपए मांगता था कि 5 लाख रुपए आप जमा कराइए, तब हम आपकी केबल डालेंगे और रोड लाइट चालू करेंगे। तब मैंने सीएम साहब से डायरेक्ट लेटर पे ऑर्डर करवाया। मैं 3 बार मिला अशोक गहलोत जी से, तो मैंने उनसे ये तक कह दिया, मैंने कहा साहब, जब हम सफाई नहीं करवा सकते, रोशनी नहीं कर सकते, तो हम काहे के चेयरमैन हैं। सही बात। तो उन्होंने मेरी बात से प्रभावित होकर तीसरी बार में सीधा मेरी एप्लीकेशन पर ऑर्डर किए कि इन्हें फ्री में केबल जारी करें और इनकी रोड लाइट चालू करवाएं। जब वो लेटर मैंने एसी भरतपुर को दिया, तो एसी भरतपुर ने ये कहा था मुझे कि यार चेयरमैन साहब, अशोक गहलोत जी से रिश्तेदारी है क्या? अच्छा। तो वो भी चौंक गए। तब उन्होंने मुझे एक की जगह, उन्होंने तो 1 ड्रम का लिखा था, एक ऐसी साहब ने अपनी तरफ से कि चेयरमैन साहब, डायरेक्ट सीएम साहब के ऑर्डर है, हम आपको 1 नहीं 2 केबलों का बंडल देंगे। इस तरह से मैंने रोड लाइट को चालू करवाया, और आज जो ये कस्बे में आप हाईमास्ट लाइट देख रहे हो, ये सबसे पहले मैं ही लेके आया था। पूरे कस्बे में 6 बड़ी हाईमास्ट लाइट लगाने का काम मैंने किया। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि जो पानी की व्यवस्था है हमारे वेयर की जलदाय विभाग की, वो 2010 से लेकर आज तक की कह रहा हूं मैं आपको। अच्छा। आज तक उसको मैं ही देखता हूं। वहां की लाइट चली जाती है, कभी भी लाइट नहीं आ रही है, रात में चली गई, 1-1 बजे कर्मचारियों के फोन आते हैं। आप देखना उनके ऑफिस पे मेरा टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है कि लाइट जाने पर इनसे संपर्क करें। और मुझे चाहे रात में 1 बजे 2 बजे कभी भी फोन आता है, तो मैं उस वहां की वाटर बॉक्स की लाइट को चालू करवाता हूं, और वो कर्मचारी, ताकि अगले दिन सप्लाई नहीं पिटे। और वो आज भी मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं कभी भी चाहूं तो वो मेरी बात मान करके कभी भी सप्लाई भी दे देते हैं। तो ये कई कार्य ऐसे रहे मेरे टाइम पर, इसलिए जनता भी मुझे पसंद करती है, और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। हर व्यक्ति का काम, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर मेरे पास आता है, मेरे लायक होता है तो मैं करता हूँ, और अगर मेरे से नहीं होता है तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि आपका काम इस हिसाब से होगा। तो इस तरह से देखो, लाइट हुई, पानी हुई, सफाई हुई, ये 3 कार्य तो मैं बहुत ही प्रायोरिटी से लेता था, और लोग इसीलिए
आज 15 साल हो गए, लोग आज भी मेरा कार्यकाल इसीलिए याद करते हैं। और एक काम ये था मेरा कि मैं जो मेरी सील थी उसको मैं पॉकेट में रखता था। कभी भी किसी व्यक्ति का कोई काम पड़े, मेरे से साइन का काम पड़ता, मैं इवन बाजार में भी जा रहा हूँ, बाइक पर जा रहा हूँ और किसी ने रोका, चेयरमैन साहब रोको रोको, और मेरे साहब ये साइन करने हैं, तो मैं वहीं पर उसके साइन करके और सील लगा देता। तो जनता इससे भी बहुत खुश होती कि हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता। ये बहुत अच्छे कार्य मेरे टाइम पर जितना मैं कर सकता था मैंने बैर कस्बे के लिए किए। अच्छा सर, कोई ऐसा काम जिसका ना करवा पाने का अफसोस होता हो कि ये हो जाता, मैंने सोचा भी था लेकिन नहीं हो सका किन्हीं कारणों से, जिसका अफसोस मुझे आज भी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे दिमाग में ये था कि हमारा ये कस्बा है, ये पर्यटक दृष्टि से बहुत ही शानदार है। हमारे यहाँ का जो किला है, बावड़ी है और जो नहर है, ये वास्तव में बहुत अच्छी है। इतना बड़ा किला हर जगह आपको नहीं मिलेगा। मैंने जब मेरे टाइम पर जब वसुंधरा राजे बैर में पधारी थी मनोहर दास बाबा पर, उस समय उनको इसका अवलोकन भी करवाया था और मैंने खुद ने डीपीआर बनवा के, मैं और श्याम जी जांगड़ साहब थे मेरे ईओ, उन दोनों ने, हमने मिलकर के यहाँ की डीपीआर बनाई और मैडम को हमने भेजी। तो उस टाइम से ये काम चालू हुआ। लेकिन मेरा सपना ये था कि अगर मुझे और टाइम मिलता तो मैं इस किले को और जो हमारी ये नहर है, इस नहर को एक बार खुदाई करवा के इसमें साफ पानी भरवा के और इसमें बोटिंग करवाना मेरा उद्देश्य था, ताकि हमारे यहाँ के बैर कस्बे के लोगों को रोजगार मिलता। बाहर से लोग आते तो बैर को भी जानते और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता। कस्बा सफेद महल है, बहुत अच्छा है। इसमें एक पार्क ऐसा डेवलप किया जाए जिससे लोग जैसे और जगह पर जाते हैं, जैसे आपने डीग में देखा होगा, पार्क बहुत अच्छा बना रखा है तो लोग घूमने जाते हैं सुबह शाम। तो मेरी थीम यही थी कि हमारे यहाँ पे भी इसको एक बहुत अच्छा पार्क बनाया जाए, इसमें तरह तरह के फूल लगाए जाएं और अच्छा डेवलप करके लोग ताकि इसको घूमने के लिए यहाँ आए। अच्छा, दिक्कत कहाँ आई? क्यों नहीं करवा पाए जब आपने सोचा? नहीं, मेरा कार्यकाल उस टाइम पूरा हो गया था। अच्छा। कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण मैं इस काम को रनिंग स्थिति में छोड़ के गया था। अनाज मंडी के बाहर दुकानों की परमिशन आपके कार्यकाल में दी गई थी, जिसको लेकर कस्बे में चर्चाएं होती और लोग आपको गलत ठहराते थे। विरोधी इस बात का फायदा भी उठाते हैं, आज भी उठाते हैं। जब कभी चुनाव की बात आती है, इलेक्शन का दौर आता है, तो वो बात घूम फिर के आ जाती है। इसके बारे में कोई सफाई आप देना चाहोगे? देखिए नीरज जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको कि जो अजीत गुजर का जो पट्टा था अमर सिंह के नाम से था, उसमें क्या था एक्चुअल में कि उसमें 95 से पहले 1995 से पहले उन्होंने पैसे जमा करा रखे थे। नगर पालिका द्वारा केस चल रहा था, वो फाइल मेरे सामने आई। मैंने पूरी फाइल का डीपली अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद जो सारे तथ्य थे उनको सबमिट करके और हमने फाइल को डीएलवी भिजवा दिया कि साहब इसकी स्थिति ये है इस फाइल की। जब वहां डायरेक्टर ने उस फाइल को देखा तो उन्होंने कहा, हमें उल्टा लेटर भेजा कि जब 95 से पूर्व इनसे आपने पैसे भी जमा करा रखे और केस भी कर रहे हो तो आप दो चीज थोड़ी कर सकते हो। जब अभियान चल रहे हैं तो आप इनको पट्टा जारी क्यों नहीं करते हो? जब पैसे ही इनके जमा हैं तो आपको पट्टा देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पूरी तरह से उसकी छानबीन करके डीएलवी से पूरा मार्गदर्शन लेकर के, जब डीएलवी ने आदेश कर दिए थे कि आप इन्हें पट्टा जारी क्यों नहीं करते, तब मुझे वो पट्टा जारी करना पड़ा। और मैं ये बताना चाहूंगा, देखो एकदम नीट एंड क्लीन काम था। उस पट्टे को देते ही आपको पता होगा कि उस टाइम पर मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ था। लोग एसडीएम ऑफिस में धरने पर बैठे थे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस टाइम नरेंद्र कुमार वर्मा एसडीएम थे, अनिल वासडे एडीएम थे और नीरज के पवन जो कितने खतरनाक हैं वो कलेक्टर थे। तो ये फाइल जब मेरे पट्टे वाली वहां पर पहुंची, इन्होंने शिकायत की तो फाइल कलेक्टर के पास पहुंची। कलेक्टर ने उस फाइल का अवलोकन किया, एडीएम अनिल वासडे ने उसका अवलोकन किया, नरेंद्र वर्मा एसडीएम ने उसका अवलोकन किया, ताराचंद मीणा
डायरेक्टर डीएलवी, उन्होंने अवलोकन किया, उसमें वो फाइल एकदम नीट एंड क्लीन पाई गई और वो पट्टा मेरे द्वारा सही दिया गया था। इससे आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, पट्टा मैंने दिया था, ये बात मैं मानता हूँ। उसके बाद उसकी निर्माण मंजूरी और कंस्ट्रक्शन का काम दूसरे कार्यकाल में हुआ है। अगर मेरा वो पट्टा गलत था तो दूसरे वाला क्या परमिशन दे सकता था? आप बताइए, क्या निर्माण हो सकता था? वो तो मैंने नहीं किया था। उसका पट्टा मैंने दिया था, उसकी निर्माण मंजूरी और उसका कंस्ट्रक्शन का काम दूसरे कार्यकाल में हुआ है। तो बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? अगर वो मेरा गलत होता तो क्या कलेक्टर, क्या डायरेक्टर उसको निरस्त नहीं कर सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे? तो लोगों, देखो ये बदनाम करने वाली बात है। लोग केवल मेरे पे यही एलिगेशन लगाते हैं कि आपने सारे कार्य बहुत अच्छे किए लेकिन वो पट्टा गलत दिया। अब देखिए, मैं कोई जातिवाद में भरोसा नहीं करता हूँ। आपने पैसे जमा कराए हैं तो आप ही उसके मालिक बन सकते हो। लोगों का कहना था कि आप वैर वाले किसी को दे देते, अब पैसे आप जमा करा रहे हो और पट्टा प्रेम सिंह जी को दे दो, ये संभव है क्या? तो देखो, मैं कोई जातिवाद में भरोसा नहीं करता और मैं जो न्याय की बात होती है मैं उसको करता हूं। मैं किसी से डरता नहीं। अगर किसी का लीगल काम है तो मैं करूंगा, इलीगल है तो बिल्कुल नहीं करूंगा। वर्ष 2014 में सिटिंग विधायक बहादुर सिंह कोहली सांसद बनते हैं। बैर विधायक की सीट खाली हो जाती है और फिर होता है बैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। कस्बे के लोग आपको कांग्रेस का उम्मीदवार मानते हैं और प्रयास करते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं बनते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार बनते हैं भजनलाल जी जाटव साहब। अब उस समय क्या कुछ हुआ, क्या रहा? आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया, आपने टिकट नहीं लिया, क्या हुआ था साहब? देखो, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि जिस टाइम यहाँ पे उपचुनाव हुआ था उस टाइम मैं सिटिंग चेयरमैन था। सिटिंग चेयरमैन था, मैंने प्रयास भी किया था, टिकट के लिए भी मैंने प्रयास किया था। लेकिन उस टाइम पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भोले बाबा का कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पर। तो उस समय मैं उस कमेटी में सम्मिलित था और उसकी परमिशन के लिए मैंने भोले बाबा से खुद अरदास की थी कि महाराज जी आप हमारे बैर पधारें। तो जब उन्होंने परमिशन के लिए हमने उनसे आग्रह किया था तब उन बाबा ने मुझे कहा था कि चेयरमैन तो नेता होते हैं, नेता कहाँ सेवा करते हैं? तो मैंने उनको कहा था कि महाराज नहीं, हम सेवा करना चाहते हैं और आप जरूर हमारे वैर में पधारें। तो नीरज जी, वो खुदा न खास्ता हुआ क्या कि 1 से 10 सितंबर का बाबा हमें यहाँ प्रोग्राम दे देते हैं और 13 सितंबर चुनाव की डेट आ जाती है। तो मैं उस महाराज की बात को मानते हुए कि हो सकता है वो मेरी परीक्षा ही ले रहे हों, इस वजह से मैं खुद बैक हो गया था। इस वजह से मुझे उस टाइम टिकट नहीं मिल पाया। अच्छा, ये बनी थी क्या टिकट की? नहीं, बिल्कुल टिकट की तरफ से, हाँ बिल्कुल बनी थी। मैं उस टाइम से ही कांग्रेस में जुड़ा हुआ हूँ, पूरी तरह से पार्टी का काम करता हूँ जी। तो उस टाइम खुद मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद सचिन पायलट साहब से मेरा भाई मिला था वहां पर, उन्होंने चला के मुझे फोन किया था, लेकिन उस टाइम किस्मत में नहीं होता है, जब ऐसे ही होता है। मैंने खुद उनसे झूठ बोल दिया कि सर मैं दिल्ली हूँ, जबकि मैं यहीं था। अब वो बाबा ने क्या बुद्धि उस टाइम पर पलटी और वो किस्मत ही नहीं था, बस बात ही है। वर्ष 2018 में विधानसभा के चुनाव एक बार फिर होते हैं। भारी बहुमत के साथ भजनलाल जाटव साहब चुनाव जीतते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का भी मौका मिलता है। आप कस्बे में उनके सबसे करीबी माने जाते थे। आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैर के विकास के लिए एक साथ चल देते हैं। फिर आता है नगर निकाय के चुनाव। नगर निकाय के चुनावों में आप भी अपनी किस्मत आजमाते हैं एक बार फिर, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मंत्री जी पलटी मार जाते हैं और आप बैर नगर पालिका का चेयरमैन ना बनते हुए विष्णु महावर जी बैर नगर पालिका के नए चेयरमैन बनते हैं। उस समय क्या हुआ था? क्या कुछ आपके बीच में वार्तालाप हुई? क्या बातचीत रही थी? आपको मौका क्यों नहीं मिला, जबकि सबसे करीबी आप माने जाते थे मंत्री जी के और पूरे कस्बे को भी उम्मीद थी कि अगले चेयरमैन सुनील कुमार ही होंगे? देखिए नीरज जी, अब ये तो विधानसभा का चुनाव आएगा जब ही वेस्ट होगा अगर ये पूछे तो, पर मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा चेयरमैन के लिए। देखो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने मंत्री जी से
पूरी तरह से पूछ कर चुनाव लड़ा था। जी। अब मैं आपसे पूछ के चुनाव लड़ रहा हूं कि साहब मैं अगर चुनाव लड़ता हूं तो आप मुझे सपोर्ट करें। अब आप मुझे पूरी तरह आश्वस्त कर देते हैं कि नहीं नहीं, आपके अलावा मेरा कौन नियरेस्ट है। जी। तो इस तरह से मुझे पूरी तरह से आशा और उम्मीद थी कि मेरा साथ देंगे। मैंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा। आपको बताना चाहूंगा कि मेरा वार्ड था, ये तो महिला वार्ड था। मैं एक ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ा जिसमें एक सिंगल वोट मेरी कास्ट का नहीं है। जी। और मेरा खुद का भी वोट नहीं था। ऐसे वार्ड से मुझे लोगों ने पार्षद चुनकर भेजा कि ये चेयरमैन बनेंगे। जी। लेकिन अब व्यक्ति आप मेरे साथ उसमें धोखा कर जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ। आदमी पे भरोसा किया जाता है, आदमी अगर विश्वास पे खरा नहीं उतरे तो कर सकता है। धोखे का बदला तो आपने भी लिया है साहब। वर्ष 2023 में फिर विधानसभा चुनाव आते हैं, आप आरएलपी से मैदान में उतर जाते हैं, आप जीतते नहीं है, मंत्री जी को भी नीचे पटक देते हैं। नहीं, वो देखिए नीरज जी, आप मेरे साथ धोखा करोगे तो अच्छा, क्या सोच के चुनाव लड़ा था? आपको ये तो कंफर्म था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो फिर आप क्या सोच के चुनाव लड़े थे? नहीं, देखिए इसमें एक्चुअल बात यही थी कि मेरे साथ कोई व्यक्ति धोखा कर सकता है जी। तो मैं भी उसका बदला लूं। अच्छा, केवल बदले की भावना से। बिल्कुल ये चुनाव लड़ा गया था, बदले की भावना से। अच्छा, वर्ष 2023 के चुनावों के बाद सैनी धर्मशाला में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है। मंत्री जी मंच पे भाषण देते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि मैंने गहलोत साहब से बहुत कुछ सीखा है कि लोगों को ठिकाने लगाना। भजनलाल जाटव है, मैंने बहुत कुछ सीखा है अशोक गहलोत जी से। ठिकाने लगाना है कई लोगों को, इसलिए कहता हूं आप लोगों से, अपने आप को जो 30 मार का बनते थे ना, लड़ो चुनाव, खूब लड़ो। आई होगी आपके पास ये बात आई होगी, क्या कुछ कहेंगे आप इस बात के लिए? आप देखो, मैं तो क्या कह सकता हूँ। कोई व्यक्ति सामने वाला कह रहा है मैं ठिकाने लगा दूं, तो साहब उसके बारे में मैं तो क्या कह सकता हूँ, वही बताए तो कैसे ठिकाने लगाते हैं, क्या सीखा है। अच्छा, कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्हें एहसास है कि डायरेक्ट चुनाव आपने मुझे हराने के लिए लड़ा था। देखो, मैं तो नहीं मानता था कि उनका क्या व्यू था। अच्छा, सुनने में आया है कि भरतपुर जो सांसद हैं मौजूदा हमारी संजना जी, उनके साथ आप काफी नजदीक रहे हैं, नजदीक हैं भी। इससे भी मंत्री जी खफा हैं, इस बात से लेकर भी मंत्री जी खफा हैं। कांग्रेस के नए जो जिलाध्यक्ष को लेकर जो समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें इस बात का विरोध भी सांसद महोदया को झेलना पड़ा था। देखिए नीरज जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जब से मैं 2010 से चुनाव नगर पालिका का जीता था, तभी मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। मैं उस टाइम भी निर्दलीय था, मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई थी। रतन सिंह जी सांसद थे, भरोसी लाल जी मंत्री जी थे, वो यहाँ हमारी कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम था, उन्होंने वहां मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी। और मैं 2010 से, चाहे वो 2014 का उपचुनाव हो, उसमें पूरी ईमानदारी से मैंने पार्टी का काम किया है। ये वो खुद भी जानते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ मैं पार्टी का काम करता हूं। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ था, उसमें भी मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सांसद महोदय का जो चुनाव हुआ था अभी, इसमें भी मैंने पार्टी का पूरी ईमानदारी से काम किया है। खुद आप हमारे जिलाध्यक्ष हैं दिनेश सोपा जी, उनसे पूछ सकते हैं, पूरी विधानसभा में मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उनका साथ दिया है। अब व्यक्ति का साथ देता है, उस व्यक्ति को थोड़ी छोड़ते हैं? बताइए आप। पार्टी का ही तो काम कर रहा हूं, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूं। मैं कभी पार्टी के विरोध में नहीं गया, मेरी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा केवल और केवल व्यक्ति विशेष से बात थी। इसके अलावा मैं पार्टी का ईमानदारी से आज भी काम करता हूं। पार्टी जहां बुलाती है मैं उसमें जाता हूं। आरएलपी का चुनाव, आरएलपी से आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद आप फिर कांग्रेस नेताओं में उठने बैठने लगते हैं। कभी पीसीसी चीफ के साथ आपकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, कभी पायलट साहब के साथ, कभी सांसद महोदया के साथ। तो मैंने देखा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बैर विधानसभा से, या फिर मंत्री खेमे के जो लोग हैं, वो बड़ा तंज कसते हैं आपके ऊपर कि कब ज्वाइन की कांग्रेस ने, बताओ सही कब को ज्वाइन की कांग्रेस? मैं कांग्रेस से बाहर ही कब हूं, मैं तो पार्टी का ईमानदारी से काम कर रहा हूं। बताइए, मेरी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो केवल व्यक्ति विशेष से थी। इसके अलावा उसके बाद ही तो लोकसभा का चुनाव हुआ है। पूरी ईमानदारी से मैंने काम नहीं किया हो तो आप पूछ लीजिए, जिलाध्यक्ष जी को पूछ लो, सांसद महोदय को पूछ लो, या कहीं मैंने कभी भी पार्टी का विरोध किया हो, कहीं भी विरोध किया हो तो आप बताइए। अच्छा, कभी
भविष्य में एक साथ मंच पे नजर आ सकते हैं भजनलाल जाटव जी और सुनील कुमार जी? ये तो सर देखो आने वाला वक्त बताएगा, ये ट्रम से चलते रहते हैं, कभी बिगड़ते कभी बनते। ये थे पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार जी, जिन्होंने अपने कई अनुभव हमारे साथ साझा किए। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के लिए। और मैं हमारे क्षेत्र से सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उनका जो प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर है उसे इसी तरह बनाए रखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी भावनाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा, न्याय और नीति के साथ काम करूंगा। कभी मेरे अंदर आपको जातिवाद, क्षेत्रवाद या वर्ल्डवाद ऐसी कहीं भी बात देखने को नहीं मिलेगी। मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा मिलूंगा। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, आपका आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।